Hello student, welcome to my channel. Today I will discuss about this topic. The name of this topic is electricity. क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसकी भी दो ब्रांचें हो गई। कौन कौन सी? नंबर एक, स्थिर वैद्युत की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और दूसरी विद्युत चालन, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर? क्या होती है स्थिर वैद्युत की? जिसमें आवेश रखा रहे, इसमें हम आवेश को स्थिर रखेंगे, यानी जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत की। इसमें आवेश चुपचाप बैठा रहेगा और इसमें आवेश प्रवाहित होगा। इसमें हम लोग आवेश प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आवेश स्थिर रहेगा और हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्लियर? और जो स्थिर वैद्युतिकी होगी, इसमें मुख्यतः दो चैप्टर होते हैं। एनसीईआरटी की हम बात करें तो कौन कौन से? जो पहला चैप्टर होता है वो कौन सा होता है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और जो दूसरा चैप्टर होता है वो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत मुख्यतः यही दो चैप्टर आते हैं। अगर आप कोई रेफरेंस में बुक यूज करते हो तो इनके दो दो चैप्टर कर दिए जाते हैं, वही 4 चैप्टर हो जाते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। मिटा देते हैं भाई। हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या होता है विद्युत आवेश?
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। आप लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे कि ये जो कंघी है, इसको आपने बालों में रगड़ा होगा और जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में के पास ले जाते होगे तो उनमें एक हलचल मच जाती है। क्लियर? तो वो जो हलचल मचती है वो आवेश के कारण ही होती है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में जाने के लिए पहले प्रिपेयर होते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग आधे घंटे का करीब तो टाइम देते ही होंगे। हाँ, कुछ लोग तो जेब में डाल के ले जाते हैं इसको हाँ, कंघी को जेब में डाल के ले जाते हैं, जेब में। समझ गए क्या होता है विद्युत आवेश? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी जो किताब में परिभाषा लिखी होती है वो क्या होती है? जो किताबी परिभाषा होती है वह क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव की घटना घटित हो, उसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर? इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो हम आपको एक जगुआ मात्रक बताने वाले हैं। आपने बचपन से एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या? Q बराबर आई टी। यहां से इसका एक मात्रक निकल के आता है एम्पियर सेकेंड। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? कूलाम। ये दोनों मात्रक एमकेएस पद्धति में होते हैं। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें इसका एक मात्रक होता है क्या? ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और इसका एक मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। फिजिक्स में एक काम बढ़िया है, किसी वैज्ञानिक ने थोड़ा सा भी कुछ मतलब खोजा तो उसके नाम पर यूनिट बना दो। ये काम बढ़िया है। नहीं कौन सा पढ़ेगा कूलाम उलाम के बारे में? हाँ, तुम लोग भूल नहीं जाओगे इनको। इन्होंने इसका विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए अपना नियम जो दिया, दो आवेशों के बीच कूलाम का नियम, अभी आएगा चैप्टर में बताऊंगा। उसके पीछे इन्होंने काफी दिन की मेहनत होगी इनकी, है ना? अपनी फैमिली को भी भूल जाते होंगे इसके लिए। तो इसलिए वैज्ञानिक के नाम पर ही क्या यूनिट बना दिए गए ताकि तुम लोग उनके बारे में जान सको। समझ गए?
ये होते हैं एमकेएस पद्धति में, और ये किस पद्धति में होते हैं, ये सीजीएस पद्धति में होते हैं। इसके दो मात्रक और होते हैं, कौन कौन से, एक ईएमयू और एक मात्रक किसका होता है क्या, फैराडे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, एक दिन ऑफलाइन की क्लास में मैंने ऐसे ही पूछा कि इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो एक बच्चा बोल रहा है क्या सर ये वाला, क्योंकि इसमें दो राशियां हैं। बच्चा ये नहीं है, इसमें जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कौन सा है, एक फैराडे, जो 96,400 कूलाम के बराबर होता है। कहीं कहीं आपको 96,500 कूलाम भी लिखा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मिटा दें, समझ गए। अब बात करें किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमको तीन चीजों की आवश्यकता होती है, मतलब तीन तरीके से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, एक घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। ये सब तुम लोग बुक से पढ़ लेना, बड़े बड़े हो गए हो। हाँ, अब हम लोग अगली चीज क्या समझेंगे, आवेश। मतलब दो तरह के आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब एक नोट पॉइंट करके लिखना बच्चा, जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं, और जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे ये लो भाई, ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, तो इनमें कट्टर दुश्मनी है। ये इससे दूर जाना चाहता है और ये भी इससे दूर जाना चाहते हैं, दोनों आपस में भाग जाना चाहते हैं। इसमें विद्युत बल इस तरफ कार्य कर रहा है और इसमें विद्युत बल उस तरफ कार्य कर रहा है। अगर यही हम बात करें विपरीत प्रकार के आवेशों की, तो ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, आओ आओ आओ। क्लियर? और बच्चा एक बात समझ लेना, किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने का कारण केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को खींच के ले आए। समझ गए? तो इसलिए किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने का कारण कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चा हम लोग समझते हैं क्या, आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? मतलब किसी वस्तु में जो आवेश की मात्रा होती है
वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो आवेश की मात्रा होगी वो 1 2 3 4 ऐसे होगी। ऐसा नहीं कि मतलब किसी वस्तु से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किसी वस्तु से 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नहीं, ये सब बदतमीजी है। समझ गए? तो यही होता है क्या, आवेश का क्वांटीकरण। सपोज करो 1 कूलम आवेश है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1e। 2 कूलम आवेश है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर हम n कूलम आवेश की बात करें तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Ne। अर्थात जो आवेश का फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q बराबर Ne। मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु में जो आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। क्लियर? चलिए अच्छा, हम इस पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी वस्तु में पांच इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वस्तु में आवेश की गणना कीजिए। हाँ, हमने अभी फार्मूला पढ़ा क्या, Q बराबर Ne। n का मान कितना दिया हुआ है, 5। हमने क्या फार्मूला पढ़ा, Q बराबर Ne। n का मान कितना दिया हुआ है, 5, और E का मान, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। जो Q का मान होगा वो 8 इंटू 10 के पावर -19 होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो।
ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग अगली चीज समझेंगे क्या, कूलाम के नियम के बारे में। अभी हम लोगों को मिले थे ना, मतलब जब हम आवेश का मात्रक बता रहे थे तो आप लोगों की उनसे मुलाकात हो गई ना। चलिए अब हम लोग अच्छे से समझते हैं उनके बारे में। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया, जिस प्रकार हमारे न्यूटन चाचा ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया था, इन्होंने सेम उसी का कॉपी टू करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। समझ गए? हमारे न्यूटन चाचा ने क्या बताया था कि दो यम द्रव्यमान की वस्तुएं जो आपस में r दूरी पर रखी हुई हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार इन्होंने आवेशों के लिए बताया क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश एक प्लस क्यों ले लेते हैं और इससे r दूरी पर एक माइनस क्यों ले लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश जो परस्पर r दूरी पर रखे हैं, तो इन पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा वो दोनों बलों के, अभी नहीं इसको Q1 Q2 कर लेते नहीं, अभी से तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। Q1 Q2 जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ गए, उल्टा। क्लियर? अगर हम इनको दोनों को मिलाकर लिख दें, या इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कहोगे ये कौन सी देश की चिड़िया है? ये बच्चा समानुपाती का चिन्ह है। जब हम इसको हटाते हैं तो पता है फिजिक्स में क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो हमने ले लिया क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है क्या, कूलाम का नियम, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट। यह जो बच्चा एक K है, इस K का मान तीन चीजों पर डिपेंड करता है। K का मान तीन चीजों पर डिपेंड करता है। और कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो ये जो दो आवेश हैं ये किस माध्यम पर रखे हैं, इस पर K का मान निर्भर करता है। और जो ये आवेश हैं और ये जो दूरी है, इनके मात्रकों पर भी K का मान निर्भर करता है। और जो आवेशों के बीच दूरी है, इस पर भी K का मान निर्भर करता है। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। मिटा दें? मिटा दीजिए सर। हम लोगों ने एक
फार्मूला पढ़ लिया, जिसको किसने दिया? कूलाम चाचा ने। हाँ, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत मदद करेंगे। हमने फार्मूला क्या पढ़ा? F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर? जिसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ के बराबर। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की वैद्युतशीलता। आपको लग रहा है कौन सी देश की चिड़िया है? परेशान मत होइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। अब बच्चा हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई, और ये F इधर आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका मात्रक कैसे निकाला जा सकता है? Q1 Q2 यानी ये भी आवेश, ये भी आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो 2 बार कूलाम, तो यानी कूलाम का स्क्वायर अपान बल का मात्रक न्यूटन। ये तो भैया कांस्टेंट है, ये बिना मात्रक के हैं। R स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। लो भैया, ये हो गया इनका मात्रक। अगर हम बात करें इसकी विमा की, तो विमा कैसे निकालोगे? आवेश की विमा क्या होती है? AT। फार्मूला पढ़े थे ना, Q बराबर IT। तो इसकी विमा क्या होती है? A, और T की T। तो आवेश की विमा क्या हो गई? AT। फिर इस वाले आवेश की विमा AT अपान बल की विमा, ये तो कांस्टेंट है। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। और R स्क्वायर की विमा क्या होती है? M2। क्लियर? M2 कहाँ भैया? ये द्रव्यमान नहीं है, लंबाई है, L2 होगा। क्लियर? तो इसको कैसे लिख सकते हो? AT का होल स्क्वायर अपान ML3
t-2, ये हो गई इसकी विमा। इसकी जो असली विमा होगी तो इसको भी बच्चा हम लोग ऊपर लेके आते हैं, तो m इनवर्स l के पावर -3 और t के पावर 2, t के पावर 2 और एक a 3 और a तो सिंगल है, तो इसकी जो विमा होगी वो ये होगी। क्लियर? चलिए आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल लगा लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।